देखिए बच्चों, कल हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया था, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने पूरे अच्छे से आपको बता दिया था। उम्मीद है आपने सभी फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन और रेंज याद कर लिए होंगे और उसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लिया होगा। आज हम सेकंड टाइप देखेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का ये एक बेसिक डेफिनेशन है जिसको आप देख लीजिए कि ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन से लेकर ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट। ठीक है, यहाँ पर ये ए एन माइनस वन ये सारे जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, और ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एन जीरो हो गया तो फिर ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। जैसे कोई भी एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, 3x² + 5, ये एक पॉलिनोमियल हो गया कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इसकी मैक्सिमम पावर 2 है ना। ये आपको पता ही है, सब आप 10th में पढ़ चुके हो है ना बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट है कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज आर। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा याद रखिए आर मतलब रियल नंबर, यानी -∞ से इन्फिनिटी होता है। दूसरा, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप उठा लो, उसका ग्राफ कभी भी बनाते समय ब्रेक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक ले लिया, लीनियर ले लिया, कोई भी लाइन ले ली, तो ये हमेशा कंटिन्यूस बनेगा, ब्रेक नहीं होगा। जो फंक्शन का ग्राफ अगर आपने बनाया और वो बीच में ब्रेक हो गया, यानी ग्राफ बनाते समय पेन आपको उठाना पड़ गया, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ये लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये यहाँ पर क्यूब आएगा ना, यहाँ पर क्यूब आएगा, ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है, इन सब की खासियत क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट ही जीरो हो गया तो वो फिर उतना डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। y = k कांस्टेंट फंक्शन होता है, और ये ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, याद रखो। जैसे मान लीजिए कि y = वो 2 ले लिया आपने ना, तो ये क्या होगा, y पर 2 जाएगा और ये एक लाइन आ जाएगी, तो ये लाइन हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चों, y = x को हम ऑड लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री ऑड है। और एक काम की बात है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके दो पॉलिनोमियल फंक्शन ही ऐसे हैं जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये फंक्शनल इक्वेशन और भी कई जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप याद रखिए दो ही आइडेंटिटी ऐसी है, जो दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे हैं जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, f ऑफ x प्लस f(1/x) इक्वल टू f ऑफ x इंटू f(1/x)। जब भी ऐसा आ जाए तो आप मान के चलिए या तो वो फंक्शन x⁻n+1 होगा, या फिर वो फंक्शन जो है -x⁻n+1 होगा। ठीक है, अभी आप ये याद रखिए, फिर मैं आपको इसका आगे एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि ax² + bx + c = 0 आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, इसका मतलब समझ जाइए ये एक आइडेंटिटी, मतलब a b c तीनों की वैल्यू 0, क्योंकि अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 दे रहा है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी है। क्योंकि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इसकी केवल 2 ही वैल्यूज होती ना, सही है, लेकिन अगर सारे x के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है मतलब a b c तीनों 0 है। ठीक है बच्चों, और ये भी आपने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा। इसी प्रकार x + b = 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, इट मीन्स ये भी एक आइडेंटिटी है वेयर a = b = 0। अब जैसे देखिए आप, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे इसमें आपको क्या दे रखा है कि अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, f ऑफ x प्लस f(1/x) इक्वल टू f ऑफ x इंटू f(1/x)। ठीक है, f ऑफ 382 दे रखा है, आपको f ऑफ x बताना है। अब अगर आपको ये वाला पॉइंट याद नहीं है, तो ये वाला पॉइंट अगर आपको याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी जैसे मैंने क्या पढ़ा कि अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आता है तो मुझे याद रखना है या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, तो अभी आंसर मतलब यही फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मान लिया मैंने कि f ऑफ x या तो क्या होगा, x⁻n+1 होगा, या फिर -x⁻n+1 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिए दे रखा है कि f ऑफ 382 है, तो अगर मैं f ऑफ 3 लेता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह 3 रखना है, तो मैंने अपने फंक्शन में 3n+1 कर दिया। अब f ऑफ 3 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 82, तो ये हो गया 82 = 3n+1, तो ये हो गया 81, क्योंकि 1 इधर आके माइनस में हो गया 3n, और ये क्या होता है 3/4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। ठीक है, अच्छा अगर सर मान लीजिए फंक्शन ये होता तो ये होता। अभी पहले अपन इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और पूछी थी उसने कि देन फाइंड f ऑफ x एंड f ऑफ 2।
मान लीजिए उसने सब पूछ लिया कि भाई एफ ऑफ टू का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ टू आपको निकालना है, तो आपका फंक्शन तो मिल ही गया ना आपको, क्या मिला, एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, अरे यही मिला ना, यही तो फंक्शन आपने अज्यूम किया था। अब यहाँ पर आपने एन क्या निकाला, 4, तो फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। अब उसने क्या पूछा है, सामने वाले ने पूछा है कि भैया एफ ऑफ टू का वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, एक्स की प्लस पर 2 रख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 यानी 17। अब मान लीजिए कि आपके मन में ख्याल आता है कि सर हम तो ये वाला उठाएंगे, तो अब देखो ये काम करेगा या नहीं करेगा, आप खुद सोचो कि अगर मैं इन्हें ये रख दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगली बार में अगर मैंने ये फंक्शन लिया तो जैसे इसने देखा एफ ऑफ 3 इक्वल टू 82, तो मैंने यहाँ पर 3 डाला, ये ऐसा हो गया, और अगर मैंने 82 रखा तो ये इधर आके ऐसा बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कभी भी कि नेगेटिव नंबर की पावर 81 के बराबर आ जाए, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, और वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड हैज़ रेंज आर एंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन हैज़ रेंज सबसेट ऑफ आर। ये क्या मतलब पॉइंट क्या दे रखा है ये देखते हैं ना। जैसे अब ऑड डिग्री पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी मैंने एक ऑड डिग्री पोलिनोमियल उठा लिया y इक्वल टू एक्स, इसकी रेंज क्या होगी माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये रहा भैया, अगर मैं इसमें इन्फाइनेट रखता हूँ तो मुझे इन्फाइनेट ही तो मिलेगा, अरे 1 रखने पर 1 मिलता है कि नहीं, एक्स की 1 रखो y भी 1, 2 रखने पर क्या मिला 2, तो इन्फाइनेट रखने पर इन्फाइनेट, और माइनस इन्फाइनेट रखने पर क्या मिलेगा बताओ, माइनस इन्फाइनेट। तो ये ग्राफ जो है इन्फाइनेट पर इन्फाइनेट और माइनस इन्फाइनेट पर माइनस इन्फाइनेट दे रहा है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, रेंज का मतलब हाइट, रेंज का मतलब हो गया हाइट, तो हाइट देखो जरा इसकी ये रही, तो ये हो गया इन्फाइनेट, ये हो गया माइनस इन्फाइनेट, तो इसकी रेंज हो गई माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, ठीक। अब अगर बात करते हैं इवन डिग्री पोलिनोमियल की, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर मैं इवन डिग्री पोलिनोमियल की बात करता हूँ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले आप ये देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 ऊपर कर दो इसको, तो ये ग्राफ ऐसा चला गया, ठीक, यहाँ से एक पैराबोला बन गया ना, ठीक। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, ठीक। अब देखो जरा, ये पॉइंट हो गया 2,0, अगर मैंने यहाँ पर इन्फाइनेट रखा तो मुझे क्या मिला, इन्फाइनेट ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्फाइनेट को इन्फाइनेट, क्यों मिलेगा, क्योंकि इन्फाइनेट रख दो, तो इन्फाइनेट का स्क्वायर इन्फाइनेट प्लस 2, तो वो तो इन्फाइनेट ही आना है ना, वैसे ऐसे करना नहीं पर आइडिया के लिए। और अगर सर माइनस इन्फाइनेट रख दिया तो भी माइनस इन्फाइनेट का स्क्वायर करोगे तो भी इन्फाइनेट आएगा, प्लस 2 करोगे तो भी इन्फाइनेट आएगा, मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस इन्फाइनेट को इन्फाइनेट, और इधर होगा इन्फाइनेट को इन्फाइनेट, तो इस ग्राफ की मैक्सिमम हाइट तो इन्फाइनेट जा रही है और मिनिमम 2 पर है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये क्या होगी, हमेशा सबसेट होगा ना आर का, तो कोई भी आप इवन डिग्री का फंक्शन लोगे वो हमेशा उसकी जो रेंज है वो आर के सबसेट ही मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ये तो बड़ा इजी है, कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन एल्जेब्रिक कहला सकता है कब, जब उसमें दो एल्जेब्रा के बीच में ऑपरेशंस लगा हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इवन रूट में है तो भी चलेगा। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बता देता हूँ ना बच्चों, जैसे एक हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया, ये एल्जेब्रिक हो गया। दूसरा हमने ले लिया, यहाँ पर पोलिनोमियल होना जरूरी नहीं बच्चों ना, एल्जेब्रिक फंक्शन है कोई भी एक्सप्रेशन चलेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3 ले लिया, ये सारे एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है बच्चों। एक और ले लेता हूँ मैं, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ले लिया, ये भी एल्जेब्रिक हो गया ना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन कुछ भी, सारे पोलिनोमियल फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन होते ही हैं, लेकिन सारे एल्जेब्रिक पोलिनोमियल ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आ गया आपका फ्रैक्शनल और रेशनल फंक्शन, दो पोलिनोमियल फंक्शन को आप डिवाइड कर दो, फ्रैक्शनल फंक्शन बन जाएगा, जैसे 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x माइनस 2 या 3x स्क्वायर माइनस 2 ले लो, ठीक है। आगे समझ, कोई भी दो पोलिनोमियल फंक्शन अगर डिवाइड करते हो आप तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल फंक्शन, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले पॉइंट पर हम आ जाते हैं ना। अगला पॉइंट क्या हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बड़ा काम का फंक्शन है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब बोलेंगे, ये x जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों, एक्सपोनेंट, और ये a क्या कहलाएगा बेस। इसमें ध्यान रखना ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी एक्सपोनेंशियल नहीं होगा और वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा तो ही वो एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक। अब ये जो बेस है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये याद रखो, और कभी भी 1 नहीं होता,
ठीक है, ये सब आपने लॉग में पढ़ा है, अभी यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ मैं। ये तो याद ही रखना है कि ये 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होगा। अब 0 से बड़ा कितना भी हो सकता है, लेकिन इसकी भी दो कैटेगरी, पहली कौन सी कि ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और दूसरी ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मैंने 1/2 ले ली, तो अगर मैं ए की जगह 1/2 लूँगा तो पहला फंक्शन बन गया 1/2 की पावर एक्स, और अगर मैंने ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा ली तो मैंने मान लो 2 ले ली, तो ये बन गया 2 टू द पावर एक्स। तो इस टाइप के आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे। अब इनके ग्राफ देख लेते हैं। तो इनके ग्राफ बनाने के पहले हम देखते हैं, इसकी टेबल हमने बना रखी है। जैसे आपने यहाँ एक्स की जगह 0 डाला, 0 डाला है ना, एक्स की प्लेस पर आपने क्या वैल्यू रखी 0, तो वाई क्या मिला आपको 1। फिर एक्स की प्लेस पर आपने 1 रखा, देखो एक्स की जगह 1 रखो, 1/2 की पावर पहले आपने 0 करी तो 1 आया, फिर 1/2 की पावर आपने 1 करी तो क्या मिला 1/2 ही मिलेगा। फिर 1/2 की पावर आप 2 करोगे तो 1/4, 1/2 की पावर -1 तो वो हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 की पावर अगर आपने -2 करी तो वो हो जाएगा 2 की पावर 24। ठीक बच्चों, अब इसका हम इसमें भी आप वैल्यू रख के देख लो, एक्स की 0 रखोगे वाई 1 मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 2 रखोगे 4, ये सब तो आप बना लोगे ना। अब ग्राफ देखो इसका ना, इसका ग्राफ बच्चों देखो ऐसा जाएगा। अगर मैंने 0 लिया एक्स तो वाई क्या आया 1, तो एक पॉइंट तो ये रहा। फिर अगर मैंने 1 लिया तो वाई क्या मिला 1/2, मतलब ये और कम हो गया। फिर मैंने अगर 2 लिया तो ये क्या मिला 1/4, यानी ये और कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको बात समझ में आ रही है ना। ग्राफ आपको याद रखना है ना, ग्राफ याद रखना है। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है ना। ठीक, ठीक है, तो ये आपका जो है ना ग्राफ, तो एक्चुअल में आपको यही वाला याद रखना है जो ये बना हुआ है। बस कोई भी इस टाइप का कोई भी फंक्शन आ जाए ना, इस टाइप का कोई भी फंक्शन आ जाए, उसके ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मतलब चाहे 1/2 की पावर एक्स, 1/10 की पावर एक्स, e टू द पावर -x, 3 टू द पावर -x, इन सब के लिए ग्राफ की फोटो ऐसी ही होगी। इसी प्रकार अगर मैं इधर लेता हूँ तो देखिए आप जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिया 0 तो ये मुझे मिला 1, फिर मैंने लिया पहले मैंने ले लिया 2, तो अब देखो वैल्यू ज़्यादा जा रही है, ये 4 हो गया। फिर मैंने लिया कम ले लेता हूँ, एक वैल्यू 1/2 ले ली, और 1/2 तो इधर ही आएगी ना 1/2। नहीं, पहले एक काम करते हैं, हमने एक्स की वैल्यू 0 ली, वाई क्या मिला 1 मिला। फिर एक्स की वैल्यू हमने 2 ली, वाई क्या मिला 4, तो ये हो गया 2,4, ये आपका हो गया 0,1। ठीक, अब आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू -1 ले लो। तो एक्स की वैल्यू -1 लेते ही क्या मिलेगा आपको, देखो जैसे आपने एक्स की जगह -1 रखा तो 2 टू द पावर -1 यानी 1/2 हो गया। तो एक्स की वैल्यू -1 लेते ही ये वैल्यू आपको मिलेगी 1/2, और ये हो गया -1। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। फिर आप यहाँ एक्स की वैल्यू और नेगेटिव ले लो, -2 लोगे तो ये 2 की पावर -2 यानी 1/4, ये और छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ कैसे बना है ना। तो ये ग्राफ जैसे भी बना है, अब आपको तो केवल एक ही काम करना है, क्या जो मैंने ग्राफ बना रखा है उसको आप याद रख लो, क्योंकि उसको याद रखने के बाद आपके सारे ग्राफ ऐसे ही होंगे। अब आपके मन में डाउट भी आ रहा होगा कि चेंजेस क्या होता है सर इनमें, सभी ऐसे थोड़ी हो सकते। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि अभी आपको ये याद रखना है ना, कुछ भी आ जाए, 10 टू द पावर एक्स आ जाए, 12 टू द पावर एक्स आ जाए, 13 टू द पावर एक्स आ जाए, 15 टू द पावर एक्स आ जाए, सारे ग्राफ का शेप ऐसे होता है। थोड़ा सा वो ऊपर नीचे होते बस, लेकिन वो जाते सभी 0,1 से है ना। याद रखो e टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा आता है उल्टा ई जैसा, और e टू द पावर -x का ग्राफ जो है वो इस प्रकार आता है ना, सीधा ई जैसा। ठीक है बच्चों, है ना, ऐसा याद रखो, उल्टा ही बनाना और इसका ये वाला हिस्सा उड़ा देना। ठीक, अब जैसे मैंने आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, वो भी आप देखिए ना। ठीक है, वो देखिए। अब आप जैसे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर सारे ग्राफ ऐसे आएंगे तो इनमें चेंजेस क्या आएगा। तो देखो ये ब्लू वाला मैंने बना रखा है, ब्लू वाला जो ग्राफ है आप ये देखिए, ये है 12 टू द पावर एक्स का। तो बच्चों ये देखो 12 टू द पावर एक्स भी वहीं से गया, कहाँ से 0,1 से। फिर ये 13 टू द पावर एक्स का, फिर ये 15 टू द पावर एक्स। अब इनमें अंतर क्या है, जिस तरफ एक्स पॉजिटिव है, देखो इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स पॉजिटिव होता है ना, तो इधर जो ग्राफ बड़ा है वो ऊपर आएगा। ठीक है, ये देखो 15 टू द पावर एक्स, 13 टू द पावर एक्स, 12 टू द पावर एक्स। आ रही है बच्चों बात समझ में कि नहीं आ रही है ना। और इधर x लेस देन 0 है, तो जो ग्राफ छोटा है वो इधर ऊपर की तरफ रहेगा, 12 टू द पावर एक्स, 13 टू द पावर एक्स, 12 टू द पावर एक्स। नहीं, ये 15 टू द पावर एक्स, हाँ ये 15 टू द पावर एक्स है ना, येलो वाला। मैं इसमें चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया 15 टू द पावर एक्स। ठीक है बच्चों, तो इधर उल्टा काम होगा है ना, इधर x लेस देन 0 है, तो सबसे छोटा वाला जो ग्राफ है वो सबसे बड़ा होगा, मतलब वो ऊपर की तरफ होगा,
है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि इनमें आपस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए ये एक्चुअली है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है ना। तो जैसे ए टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स है, तो अगर आप दोनों साइड एंटी लॉग ले लोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस है। या आप यूँ बोल लो कि इसका एंटी लॉग लोगे तो ये ए इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स। ठीक, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इसका डोमेन देखो आप जरा क्या था, इसका डोमेन मतलब एक्स एक्सिस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या थी, देखो आप हाइट देखो, इस ग्राफ की हाइट क्या है, ऊपर तो इन्फाइनाइट तक जा रही है और नीचे बस जीरो को टच ही होने वाला है, जीरो टच नहीं हुआ लेकिन, तो इसकी रेंज हो गई जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो अब लॉग अगर आप बनाओगे तो वो इसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स का मतलब डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब लॉग में ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगी। देखो आप, लॉग का डोमेन हो गया जीरो से इन्फिनिटी, रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, अब एक और चीज़ याद रखना, जब भी आपने लॉग का फंक्शन आपने लॉग 11 में पढ़ा था तो आपको बताया होगा कि लॉग एक्स बेस ए में हमेशा ये जो ए है ये पॉजिटिव होता है, ये कभी भी 1 नहीं होता है, और ये जो एक्स है ये भी हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव ही बोलो आप, शुद्ध रूप से पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक्स पॉजिटिव, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड ए इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसमें भी दो तरीके से बनेंगे, जब लॉग का बेस 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। तो अभी मैंने लॉग का बेस 1 से छोटा ले लिया, 0 से तो बड़ा ही होगा। और दूसरा केस हो सकता है जब लॉग का बेस 1 से बड़ा हो, तो अभी अपन आ जाते हैं जब लॉग का बेस 1 से छोटा है ना। तो देखो लॉग का बेस 1 से छोटा है, तो अगर यहाँ 1/2 होगा तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँगा तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर वाई, है ना, 1/2 की पावर वाई इक्वल टू एक्स। तो देखो ये 1/2 की पावर वाई इक्वल टू एक्स, मतलब ये था क्या, ये ऐसे ही था, वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस 1/2 था, तो इसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो एंटी लॉग लोगे तो 1/2 की पावर वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू डालो आप, एक्स की जगह 1 डालो, तो 1/2 की पावर वाई इक्वल टू 1 कब होगा, जब 1/2 की पावर में 0 कर दूंगा। फिर एक्स की जगह 1/2 लिखो, तो अगर यहाँ 1/2 आ गया तो आप सोचो कि 1/2 की पावर वाई इक्वल टू 1/2 है, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे फिर 1/4 डालना तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इन्फाइनेट रख दिया तो 1/2 की पावर y करने पर इन्फाइनेट कब मिलेगा, जब मैं 1/2 की पावर माइनस इन्फाइनेट कर दूँ, है ना। क्योंकि देखो बच्चों 1/2 की पावर माइनस इन्फाइनेट अगर आप करोगे तो वो 2 की पावर इन्फाइनेट हो जाएगा, और 2 की पावर इन्फाइनेट क्या होगा, इन्फाइनेट। तो आपको ये इन्फाइनेट कब मिलेगा, जब आप यहाँ माइनस इन्फाइनेट रख दोगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। ठीक, उसके बाद अगर आपने यहाँ 0 लाना है तो 1/2 की पावर आपको क्या करना पड़ेगी, इन्फाइनेट, क्योंकि 1/2 की पावर अगर आपने इन्फाइनेट करी तो 2 की पावर माइनस इन्फाइनेट हो जाएगी, और ये दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है बच्चों, है ना, क्योंकि अगर नंबर 1 से छोटा है तो उसकी पावर इन्फाइनेट करने पर 0 आता है ना। ठीक है, अब बेस 1 से छोटा है तो इसमें लॉग का ग्राफ इस तरीके से जाता है, देखिए आप। ठीक है, ये ऊपर से नीचे, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये आपको ग्राफ याद रखना है, जाएगा 1,0 से। क्यों जाएगा सर 1,0 से, क्योंकि x की जगह 1 रखोगे तो y 0 ही मिलेगा। ठीक, तो ये ग्राफ आप याद रखो। अब लॉग में बेस 1 से छोटा कुछ भी हो जाए हमेशा ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर सर बेस 1 से बड़ा हो गया तो ग्राफ फिर उल्टा बनेगा ना, ऐसा बनेगा। ये आपको याद रखना है ना, ये देखो झुका हुआ ग्राफ, ये आप तो यूँ याद रखो, लॉग एक्स का बेस अगर ऐसा है और a ग्रेटर देन 1 है ना, तो झुका हुआ ग्राफ, बूढ़ा ग्राफ बोल दो इसको। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा, है ना, झुका हुआ। और अगर बेस पलट गया तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे से ऊपर जा रहा था वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, ऐसा याद रख लो। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है और वो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब इसमें बेस कुछ भी हो, याद रखना, कुछ भी मतलब 1 से बड़ा कुछ भी चलेगा। ठीक, तो अगर मैंने ये वाला ग्राफ ले लिया लॉग का, तो इसका एंटी लॉग लोगे तो ये 2 की पावर वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक्स की जगह 1 रखो तो 2 की पावर वाई 1 कब मिलेगा, जब वाई 0, ऐसे करके टेबल बन जाएगी ना। इन्फाइनेट अगर आपने यहाँ रख दिया तो 2 की पावर इन्फाइनेट ही इन्फाइनेट होगा, और अगर आपने यहाँ 0 रख दिया तो 2 की पावर माइनस इन्फाइनेट 0 देगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ बन गया इसका। सभी के लॉग एक्स बेस 3, लॉग एक्स बेस सी, सबका ग्राफ ऐसे ही होगा। क्यों, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। ठीक, अब देखो इन दोनों ग्राफ में है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, इन दोनों ग्राफ को अगर मैं साथ में बनाऊं तो क्या होगा, है ना। ठीक है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लिया तो log y इक्वल टू एक्स हो गया, log y यानी ln y इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका बेस ही है ना।
और इसका आप एंटी लॉग लोगे तो ये एंटी लॉग लोगे तो ये e टू द पावर x बन जाएगा। तो देखो ये e टू द पावर x का मैंने ग्राफ बनाया और ये मैंने ln x का ग्राफ बनाया ना, बेस e है, e मतलब 1 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, ln x का मतलब आप जानते ही हो ना। अब मैंने यहाँ एक लाइन और बना दी, कौन सी, y इक्वल टू एक्स। तो आप देखो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों ग्राफ एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। ये इधर से जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो ये ऐसा जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये इधर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना कि इन्वर्स, जो भी फंक्शन इन्वर्स होते हैं वो हमेशा y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देते हैं, मतलब मिरर इमेज देते हैं। तो याद रखो, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स इज log x एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब log x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे की क्या है, इन्वर्स है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं अपन, मॉड्यूलस फंक्शन है ना। मॉड्यूलस फंक्शन तो आपको याद ही, y इक्वल टू मॉड x क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन। ये दो ही वैल्यू देता है, या तो x या माइनस x। x कब देगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 है तो माइनस x देगा। जैसे y इक्वल टू मॉड 2 लिया तो ये 2 देगा, y इक्वल टू माइनस का मॉड 2 ले लिया तो ये माइनस टाइम्स क्या देगा, माइनस x, तो माइनस x देगा। तो माइनस तो मैंने यहाँ लिख दिया, और x कौन लिया था आपने, -2, तो ये भी +2 ही होता है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन इसका ये आपको रटना है। अब देखो, अगर आपने x ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना है तो x इक्वल टू 1 लिया तो 1 मिलेगा, 2 लिया तो 2 मिलेगा, 3 लिया तो 3 मिलेगा। तो इधर तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे आ गई। अब अगर आपने -1 लिया तो भी आपको 1 ही मिल रहा है, -2 लिया तो भी आपको 2 मिल रहा है, -3 लिया तो भी आपको 3 मिल रहा है। इसका मतलब आप ये याद रखो कि मॉड का जो ग्राफ है वो वी शेप का बनता है। ठीक, ये याद रखो, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसका डोमेन क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस डोमेन होता है तो डोमेन तो आर हो गया, क्योंकि पूरा है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कहीं पर भी अनडिफाइंड तो हो नहीं रहा। और रेंज, रेंज आप हाइट देख लो, हाइट है 0 से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी, डोमेन हो गया आर। अब मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया, अच्छा ये तो ठीक है मॉड एक्स का था, मॉड x-1 का ग्राफ बनाकर बताओ। कुछ भी नहीं करना है, मॉड x-1 है तो x-1 को 0 के बराबर कर दो, x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो x इक्वल टू 1 पर आप जाओ और वी शेप का ग्राफ बना दो, आपका ग्राफ बन गया। आपको लगेगा कैसे बन गया, देखो ये लाइन हो गई x-1 की और ये हो गई -x-1 यानी 1 - x की। आप वैल्यू डालकर भी इसको चेक कर सकते हो, है ना। आप वैल्यू पुट करते हैं ना, मॉड में रखना, और जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। इस ग्राफ का डोमेन क्या है, कोई भी वैल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, आर, और रेंज 0 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ में आपको और बताया दो, मान लीजिए इस टाइप से मॉड का फंक्शन आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू 2 आई और यहाँ से x की वैल्यू 4, तो आप 2 और अच्छा आप एक काम करो ना, आप एक काम और कर सकते हो क्या, कि आपने ये तो देख लिया कि भैया यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ रही है ना, तो आप क्या करो कि इसकी है ना, जैसे ये 2 ले लिया आपने और ये 4 ले लिया ना, अब 2 और 4 के बीच की कोई वैल्यू लो, जैसे 3 ले लिया तो 3 आप यहाँ रखो, तो हो जाएगा मॉड 3 - 2 प्लस मॉड 3 - 4। ठीक है बच्चों, क्या मिला 1, और ये -1 का मॉड भी 1, तो ये क्या आया आंसर 2। मतलब आप याद रखो 2 से लेकर 4 के बीच में सारी वैल्यूज़ 2 ही आना है, 2 से लेकर 4 के बीच में सारी वैल्यूज़ 2 ही आना है। क्यों, अगर आपने 2 भी रखा यहाँ पर, अगर आपने 2 रखा तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2 - 4 - 2 और उसका मॉड 2, मतलब 2 आ गया। अगर आपने 4 रखा तो 4 - 2 2 और 4 - 4 0, तो भी 2 आया। मतलब 2 से लेकर 4 के बीच की वैल्यू सारी सेम आ रही है। अब आप 4 से बड़ी वैल्यू रखो तो वैल्यू बढ़ते जाएगी, जैसे 5 रखा तो 5 - 4 1, 5 - 4 1 इधर, और इधर रखा 5 - 2 3, 3 + 1 क्या आया 4। तो अब याद रखो 4 से बड़ी वैल्यूज़ ऐसे जाएगी, और अगर आपने 2 से छोटी वैल्यूज़ रखी तो वो इधर बढ़ते जाएगी। तो ये याद रखो कि अगर इस टाइप का ग्राफ आता है तो वो ऐसा बनेगा ना। कैसे बनाएंगे भैया, इनकी जो टर्निंग पॉइंट है वो निकाल लो, 2 और 4, वहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये इधर से बढ़ेगा, ये इधर से बढ़ेगा, ये इस तरफ से बढ़ेगा। ठीक है, तो वी शेप का नहीं आएगा, बीच में पैरेलल रहेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। घर 2-3 ग्राफ और प्रैक्टिस कर लेना। एक होता है सिग्नम फंक्शन, ये डिफाइंड होता है ना, 3 ही वैल्यू देता है, 1 0 और -1, फिक्स है इसका। 1 कब देगा, पॉजिटिव नंबर के लिए, 0 -1 कब देगा, नेगेटिव नंबर के लिए, और 0 पर ये 0 देता, फिक्स है। देखो सारे पॉजिटिव नंबर ये रहे हैं, इन पर इसने वैल्यू दे दी 1, 0 पर 0 दे रहा है, और -1 पर
मतलब नेगेटिव सारे नंबर है उनके लिए -1 दे रहा है। यहाँ पर बबल क्यों लगाया, क्योंकि 0 पर ये यहाँ वैल्यू नहीं दे रहा है, 0 पर तो ये 0 दे रहा है, ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए वैल्यू दे रहा है। तो याद रखो सिग्नम का ग्राफ इस तरीके से होता है ना, आप रट लो, ग्राफ तो आपको याद होना चाहिए। अब इसका डोमेन देखो, कोई भी वैल्यू रखो सबके लिए वैल्यू दे रहा है आर। रेंज क्या होगी, 3 ही, पॉजिटिव नंबर के लिए 1, नेगेटिव नंबर के लिए -1 और 0 पर 0। तो रेंज एलिमेंटल सेट में -1, 0 और 1, ठीक। अब ये हम कल देखेंगे क्योंकि आज फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो आज मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ बेसिक डोमेन रेंज के, जो अभी हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड है ना, कोई ज़्यादा मैं आपको गहराई के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बताऊँगा एडवांस के बहुत लेवल के। जैसे किसी ने पूछा भैया इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन तो मॉड एक्स का हमेशा ही आ आएगा, क्योंकि कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिस पर अनडिफाइंड हो। अब रेंज बताना है ना, इसकी रेंज बड़ा टफ पड़ता है, ध्यान रखूँ। तो रेंज कैसे बनाएंगे, रेंज मतलब होता है आउटपुट, रेंज मतलब फिर से लिख रहा हूँ, देखो मैंने पहले ही लिख रखा था। अब आप तो बताओ मॉड एक्स का आउटपुट क्या होता है, मॉड एक्स का आउटपुट होता है 0 से इन्फिनिटी, ये तो रेंज होती है, और +1 कर दो तो अब रेंज निकल जाएगी। 0 + 1 क्या हुआ 1, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी आना है, ये इसकी रेंज हो गई भैया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसका रेंज निकालो, पहले इसका डोमेन देख लो। डोमेन तो आप फिक्स है भैया, मॉड का डोमेन आर, क्योंकि ग्राफ कैसा भी बनेगा कोई भी वैल्यू रखो अनडिफाइंड तो होना नहीं है। अब रेंज निकालना है तो रेंज निकालो। चलो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी बनाया था हमने, याद करो, ये रहा इसका हमने ग्राफ बनाया। तो इसका आउटपुट क्या आया था, 0 से इन्फिनिटी आया था ना, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करो, इसकी रेंज लिख दो बस। इसकी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी ओपन, +1 कर दो, तो 0 + 1 कितना हुआ 1, और इन्फिनिटी में 1 ऐड करने पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है ना। समुद्र में एक बाल्टी पानी आपने डाल भी दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है बच्चों। y = x का रेंज निकालना है ना, रेंज। डोमेन तो आपको पता ही है ना, r - का 0, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज देख लो, रेंज के लिए क्या करोगे, तो अब आपको यहाँ ये ढूंढना है कि कौन सी वैल्यू है, नहीं देगा तो आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो गया 1/y। अब आप सोच लो कि आप यहाँ y की जगह क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, तो बस ये इसकी रेंज हो गई। तो रेंज में कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि x = में फंक्शन को कन्वर्ट कर दो, और फिर जैसा आप डोमेन में सोच रहे थे वैसा आप रेंज के लिए भी सोच सकते हो, है ना, ठीक है भाई। जैसे y = 1/x में आपने सोचा x की क्या नहीं रख सकते, 0, तो ये डोमेन हो गया r - 0। तो आप x = 1/y फंक्शन बना लो। आप सोचो y के ये क्या नहीं रख सकते, 0, तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी आपको 0 वैल्यू देगा ही नहीं। तो इसकी रेंज हो गई r - 0। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ बोल लो, मुझे सुनाई आएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए उसने पूछा कि भैया 1/mod x का आप रेंज बताओ, तो अब आप यहाँ इधर उधर नहीं करना, ऐसे समय आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, ठीक। अब सोचो कि इसका आउटपुट क्या होता है, मॉड एक्स का रेंज क्या है, मॉड एक्स का रेंज तो पता ही है आपको, है ना, क्या है बोलो जल्दी से, 0 से इन्फिनिटी, ठीक। लेकिन उसने दे दिया x ≠ = 0, तो अपन ने ओपन में लिख दिया 0 से इन्फिनिटी, ठीक। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो भी आंसर आएगा, पर रेसिप्रोकल में ध्यान रखना कि इधर से रेसिप्रोकल करना, इन्फिनिट का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिट, ये इसकी रेंज आ गई बच्चों। ये भी एक यूनिक तरीका है, इसको भी आप ऐसा कर सकते थे पर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने ऐसे बताया, ठीक। अब मान लीजिए जैसे इसका बोला है कि डोमेन निकालो, ठीक है। देखो डोमेन कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर जब भी कोई चीज़ आ जाए, मैंने कल ही बताया था, हलवा भी आ जाए तो > 0, कोई भी आ जाए > 0। अब देखो ln x > 0, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ln x > 0 को क्या लिखे बताओ, ln 1 लिख दे। अब ध्यान से सुनना, log x का ग्राफ ऐसा था नीचे से ऊपर, और ये होता है इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग की एक खासियत होती है, कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन अगर दूसरे इंक्रीजिंग फंक्शन से बड़ा है तो उसकी पावर भी आपस में बड़ी हो जाएगी, मतलब ई में ऐसा होता है ना। तो अगर ln x > ln 1 है तो x > 1 हो जाएगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे वैसे, ठीक। मैं आपको एक इन डिक्रीजिंग वाला भी एग्जांपल बताऊंगा, ये वही वाला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, x > 1, इसका डोमेन क्या हो गया बताओ, 1 से इन्फिनिटी, ठीक। अब देखो एक और देखते हैं, जैसे ये है ना, तो रूट के अंदर क्या है, ln x नहीं है ये, क्योंकि ln x होता तो बेस ही होता है ना, ये हो गया log x बेस 1/10। तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले > 0, एंटी लॉग लोगे ये इधर जाएगा ना। अच्छा ऐसा मत करना, ठीक, मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि बच्चे यही करते हैं, ये तब करते हैं जब
बेस 1 से बड़ा हो। अब यहाँ बेस 1 से बड़ा नहीं है तो फिर ऐसा करो, log x बेस 1/10 लिखा, ग्रेटर और इक्वल टू इसको लिख दो log 1 बेस 1/10। अब देखो 1/10 मतलब ये log का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, डिक्रीजिंग है, तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी इनइक्वलिटी बदल जाएगी, मतलब log हटाते ही इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, ये रह जाएंगे x और 1 रह जाएगा और इनइक्वलिटी रिवर्स, x इज लेस और इक्वल टू 1 हो गया। तो x इज लेस और इक्वल टू 1, तो आप तो जानते हैं ये log में 1 से छोटे में 0 से नीचे हम नहीं जा सकते, है ना, मिनिमम 0 जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1, तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना, आया कि नहीं आया बताऊं, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, ये 0 भी नहीं आएगा ना, ओपन इंटरवल 0 से 1, ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल, क्योंकि लॉग में 0 भी नहीं आता ना, पॉजिटिव नंबर आता है वहाँ पर। तो ये क्या हो गया 0 से 1, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखना आप, है ना ध्यान से। अब यहाँ पूछा डोमेन और रेंज किसका निकालना है, सिग्नम फंक्शन का। तो बड़ा इजी है भैया, सिग्नम फंक्शन तो हमने पढ़ा है ना। सिग्नम फंक्शन ऐसा होता था, याद करो, ठीक, ये सर्कल ओपन, ये -1, ये +1 और ये 0, है ना, 0 पर 0, पॉजिटिव नंबर के लिए 1 और नेगेटिव नंबर के लिए -1। तो डोमेन तो इसका डिफाइंड है भैया, सारे नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। रेंज क्या आई है ना, अब रेंज के लिए सीखो आप, रेंज कैसे निकालना, रेंज निकालना है ना इसकी, क्या करेंगे आप, देखो आप तो एक काम करो, सिग्नम वैसे ही लिखो, x² की रेंज बताओ आप तो, अच्छा x की रेंज बोल दो, चलो x की रेंज बोलो। अब x क्या है, x की रेंज तो बड़ी ईजी है, क्या -∞ से ∞, उस पर स्क्वायर लगा के +1 कर दो, ठीक है। x की रेंज हमने ले ली, क्योंकि x का आउटपुट क्या होता है -∞ से ∞। अब देखो -∞ से ∞ का आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो -∞ का स्क्वायर 0 और ∞ का ∞। अब इसमें 0 + 1 करोगे तो क्या आएगा बताओ, 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा, और इन्फिनिटी +1 करने पर कोई फर्क पड़ेगा, अरे बोलो बोलो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये आएगा इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात ध्यान रखना, चूंकि -∞ का, अच्छा ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बोल दिया, -∞ से ∞ का स्क्वायर करना है, तो -∞ का स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, लेकिन इनके बीच में एक 0 भी आ रहा है तो उसका स्क्वायर 0 आएगा, ठीक है। तो ये 0 आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अंदर है, बाउंड्री पॉइंट में ओपन में तो -∞ से ∞ है ना। देखो समझ में आ रहा है कि मैं एक बार फिर से करके बताऊँ, ये देखो मैं फिर से कर देता हूँ इसको, है ना, एक बार और देखो। आप क्या करेंगे कि अरे देखो, डोमेन तो इसका R हो गया, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, रेंज निकालना है ना, हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं सिग्नम, और यहाँ पर हमने लिख दिया -∞ से ∞, क्योंकि वो x की रेंज उसका स्क्वायर करके +1 कर दिया। अब आप याद रखो कि सिग्नम तो अपने वैसे ही लिखा, -∞ से ∞ का अगर आप स्क्वायर करोगे तो -∞ का स्क्वायर तो पॉजिटिव इन्फाइनाइट हो गया, ठीक, बीच में 0 है उसका स्क्वायर 0 हो गया, तो ये 0 इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि वो बीच में आ रहा है, बाउंड्री पर नहीं है, ठीक है। अब ये स्क्वायर तो हो ही चुका है आपका +1। अब बताओ जल्दी से ये क्या बनेगा, 0 + 1 क्या हो गया 1, और इन्फिनिट +1 इन्फिनिटी। अब सिग्नम 1 से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए सिग्नम क्या रहता है, केवल 1, तो इसका रेंज हो गया एलिमेंटल 1। बात समझ रहे हो बच्चों, एक एलिमेंट है इसका रेंज में, कौन सा 1, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है आपका, वो भी देख लेते हैं ना, सिग्नम x² - 1, इसका भी आपको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन तो अब मुझे लगता है आप यूँ ही बता दोगे कि सिग्नम का डोमेन क्या है R। अब रेंज की बात कर लेते हैं, आ जाओ, रेंज कैसे निकाले सर इसका, तो वही वाला काम फिर से करना भैया, सिग्नम वैसे लिखा, जल्दी से बताओ कि x का रेंज क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, -∞ से ∞, फिर उसका स्क्वायर भी करी दो डायरेक्ट, क्या बन गया 0 से ∞। अब आप याद रखो, जब भी x² दिख जाए 0 से ∞ लिख दो, ये हो गया -1। चलो अब देखते हैं क्या बन रहा है, ठीक है, बताओ 0 - 1 कितना होगा -1, और इन्फिनिटी में से -1 कर ले भैया, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है, ठीक। अब -1 से इन्फिनिटी, अब आप जरा सोचो, -1 फिर इधर 0 भी होगा, फिर 1 2 और फिर इधर इन्फिनिटी आएगा, तो -1 से सारे नेगेटिव नंबर के लिए तो सिग्नम -1 देगा, 0 के लिए 0 देगा, और सारे पॉजिटिव के लिए 1 देगा, तो इसकी रेंज क्या हो गई, एलिमेंटल -1 0 1। बोलो बच्चों आ रहा है समझ में। अभी बिल्कुल बेसिक एग्जांपल में ले रहा हूँ, बहुत डेप्थ में एग्जांपल जाएंगे, पर ये आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है ना।
और क्योंकि आज मैंने ये टाइप्स आपको पढ़ाए इसलिए उसके थोड़े बहुत मैंने डोमेन और रेंज के एग्जांपल बताए। बाकी अभी फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे कवर हम कर लेंगे, तो और बहुत अच्छे लेवल के करीबन 100 क्वेश्चन देखेंगे डोमेन और रेंज के। ठीक है, चलिए एक और क्या दे रखा है आपको, सिग्नम में साइन एक्स। क्या निकालना है इसका, डोमेन और रेंज। तो डोमेन तो आँख मीच के आर लिख दो, क्योंकि कोई भी वैल्यू सिग्नम डिफाइंड है। अब रेंज निकालना है, तो अब अंदर वाले के लिए आउटपुट ढूंढो, है ना। अब आप क्या करोगे, डोमेन तो रियल नंबर कोई भी रख दोगे, तो भाई किसी भी रियल नंबर के लिए साइन एक्स की रेंज क्या होती है, फिक्स है भैया, -1 से 1, इसके अलावा कुछ देगा ही नहीं साइन एक्स। साइन एक्स का आउटपुट यहाँ लिख दिया। अब -1 से 1, -1 0 और 1, है ना, और ये 1 हो गया ना। तो नेगेटिव नंबर के लिए ये -1 देगा, 0 के लिए ये 0 देगा, पॉजिटिव नंबर मतलब 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव नंबर उसके लिए सिग्नम 1 देगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -1 0 और 1। ठीक है बच्चों, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा समझना भी नहीं अभी हमको, अभी तो हमारा 3rd लेक्चर ही है ना। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको आगे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पॉजिटिव कमेंट लिखो। ठीक है, और जो भी परेशानी, जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।